तो बच्चों, उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए हम करते हैं सॉल्यूशन अपनी टेस्ट सीरीज का। चलिए, पहला प्रश्न है बच्चों, स्फूर्ति अवस्था किसको कहते हैं? शिशुअवस्था को, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? तो हम आपको बता दें, स्फूर्ति अवस्था का मतलब है स्मार्ट एज। याद रखना, स्मार्ट एज आ जाए या क्लेवर एज आ जाए या चातुर्य की आयु पूछ लें या फिर स्फूर्ति की आयु पूछ लें, इसका जवाब होगा बाल्यावस्था। अगर ऑप्शंस में पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दोनों होंगे तो फिर आंसर होगा उत्तर बाल्यावस्था। पर यहाँ चूंकि पूर्व बाल्यावस्था नहीं है, केवल बाल्यावस्था है, तो फिर बाल्यावस्था इसका आंसर होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इसके अलावा बाल्यावस्था के बहुत से नाम है, गेम एज, इवन डर्टी एज, बहुत से नाम है, हम आपको बता चुके हैं। तो स्फूर्ति अवस्था याद रखेंगे, स्मार्ट एज को कहते हैं। स्मार्ट एज किशोरावस्था नहीं है बल्कि बाल्यावस्था है। नेक्स्ट, दूसरा सवाल है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शिशुअवस्था या उत्तर बाल्यकाल या किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? देखो बच्चों, परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, जहां ऑप्शंस में मैं आपको बता दूं पूर्व बाल्यावस्था और शेष अवस्था दोनों होते हैं, वहां मोस्टली प्रश्नों के आंसर पूर्व बाल्यावस्था ही होंगे। लेकिन जहां शेष अवस्था के साथ उत्तर बाल्यावस्था ऑप्शंस में है, इसका मतलब पूर्व बाल्यावस्था नहीं है, तो पूर्व बाल्यावस्था की सारी बातें शेष अवस्था की हो जाएंगी। ओके, अब इसमें जो सवाल पूछा था, नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति, तो देखने से लगता है कि किशोरावस्था होना चाहिए। लेकिन ये जब परीक्षा में सवाल आया था, तो हमारे बच्चे तो बाल्यावस्था करके आए थे, क्योंकि ऐसा बाल्यावस्था में होता है। और यहाँ बाल्यावस्था ऑप्शन है नहीं, तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर बाल्यकाल। क्योंकि ये वाली बात बताई है सिरिल बर्ट साहब ने। एक्चुअली सिरिल बर्ट ने बोला है कि साहब, बाल्यावस्था में बच्चों की दो चीजों में रुचि होती है। एक तो एक्सकर्सन, आपने नाम सुना होगा, एक्सकर्सन और एडवेंचर्स। एक्सकर्सन और एडवेंचर्स में रुचि होती है, इसके कारण से बाल्यावस्था में बच्चे भटक जाते हैं, निरुद्देश से भटकते हैं। एडवेंचर्स आप समझते हो, साहसिक कार्य। एक्सकर्सन होता है भ्रमण। तो बाल्यावस्था में बच्चों की भ्रमण और पर्यटन में रुचि होती है, इसलिए वो निरुद्देश से भटकते हैं। कैसे भटकते हैं? निरुद्देश से भटकते हैं। और यहां इन्होंने बोला नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति, तो ये है, ये भी बाल्यावस्था होगा। इन्होंने शब्द काम में लिया था निरुद्देश्य, पर यहां उद्देश्य है, फिर भी बाल्यावस्था इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इस समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, तो चार ऑप्शंस हैं। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत आए हैं जिनमें एक से ज्यादा विशेषताएं एक साथ दे रखी हैं, तो आपको अगर पूरा एग्जैक्ट आइडिया नहीं है किशोरावस्था की कौन कौन सी बातें हैं, तो हो सकता है आपका सवाल सही नहीं हो। जैसे अपन देखें चौथे में, काम शक्ति क्या किशोरावस्था की विशेषता है? बिल्कुल है। सहनशीलता किशोरावस्था में नहीं होती, आज्ञाकारी भी नहीं होते। तो तीनों ऑप्शन, तीनों विशेषताएं जिस ऑप्शन में है वो सही होगा होगा तो ही हम इसके साथ जाएंगे। जिज्ञासा तो होती है, कुसमायोजन भी होता है, लेकिन तनाव मुक्त नहीं होते किशोरावस्था में, तो ये गलत है। तर्क शक्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखना और संग्रह की प्रवृत्ति किशोरावस्था में नहीं होता। अनुकरण द्वारा सीखना फिर भी हो सकता है, वैसे शिशुअवस्था की विशेषता है, और संग्रह की प्रवृत्ति तो बाल्यावस्था की विशेषता है। इसमें दिवा स्वप्न फैंटेसी बिल्कुल देखते हैं किशोरावस्था में, दोस्तों को महत्व बिल्कुल देते हैं, विद्रोह की भावना बिल्कुल होती है। तो यहाँ पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिस बच्चे ने पहला ऑप्शन किया है उसका सही है। नेक्स्ट, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। भ्रूणावस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था? तो मोटे तौर पे हम समझ सकते हैं, हमने आपको टेनर मेरेडिथ का फिजिकल ग्रोथ साइकिल बताया होगा कि 0 से 2 साल तक, जन्म के बाद की बात कर रहे हैं, शारीरिक विकास या अभिवृद्धि की दर होती है तीव्र। फिर उसके बाद 2 या 3 साल से 12 साल तक ये गति हो जाती है मंद। ये बाल्यावस्था का समय है, ठीक है। और फिर 12 साल से लेके 16 साल तक ये गति वापस हो जाती है तीव्र। और फिर 16 साल से लेके परिपक्वता तक, मेच्योरिटी तक, ये गति वापस क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। तो इसमें इन्होंने 4 चक्र बताए हैं साहब, टेनर मेरेडिथ ने। किसने बताए हैं? टेनर एवं मेरेडिथ ने। ये कहलाता है फिजिकल ग्रोथ साइकिल, और उस पर अक्सर परीक्षा में प्रश्न आता है। तो ध्यान रखना, 0 से 2 श्रेष्ठ अवस्था में तेज होगी, फिर बाल्यावस्था में मंद होगी, फिर आरंभिक किशोरावस्था में वापस तेज हो जाएगी। तो यहां कम की पूछा है, तो सही जवाब आएगा बाल्यावस्था। एक चीज और, अगर सर्वाधिक पूछ लें तो ध्यान देना, शेष अवस्था में और आरंभिक किशोरावस्था में लगभग समान होती है, लेकिन भ्रूणावस्था को भी शामिल कर ले तो सबसे अधिक किसमें होती है? तो भ्रूणावस्था में आंसर करेंगे हम। यानी जन्म पूर्व अवस्था में, जन्म के बाद की किसी भी अवस्था से शारीरिक और मानसिक और दूसरे
शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र होते हैं, तेज होते हैं। स्पेशली शारीरिक विकास की बात यहाँ पे की गई है, तो सबसे तेज किस में होगा तो हम बोलेंगे भ्रूणावस्था या जन्म पूर्व अवस्था में, और सबसे कम किस में तो बाल्यावस्था में। ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, और ये साइकिल भी आप जरूर ध्यान रखना, कभी ना कभी आपको पूछेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि ये पूछे गए हैं, है ना, ये सारे, ये पीवाई क्यों चल रहा है आज, है ना धर्मेंद्र, पीवाई क्यों है ना। हाँ, ये सारे प्रश्न जो आज आप देख रहे हैं बच्चों, ये कम से कम एटलीस्ट 5 टाइम्स परीक्षाओं में 5 बार कम से कम आ चुके हैं, 5 या ज्यादा बार, इसलिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आप इनको आराम से कर सकते हो क्योंकि आप हमारे बच्चे हो। चलिए, 5वां प्रश्न देखो, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि प्री ऑपरेशनल अवस्था में बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं, उनको याद नहीं रहता। इनमें से किसे इन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार माना है? तो आप क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तार्किक अयोग्यता, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग नहीं होती। पहला ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तार्किक अयोग्यता। अगर परिकल्पित निगमनात्मक तार्किक योग्यता होता तो फिर ये अमूर्त चिंतन, माफ करें, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात होती, पर अयोग्यता तो पहले रहती है। पलटावी चिंतन अयोग्यता, इरिवर्सिबिलिटी, या फिर व्युत्क्रमणशील चिंतन, हिंदी में नाम आ जाए बदल के, तो वो भी ध्यान रखना है। अमूर्त तार्किकता की कमी, या व्यक्तिगत कल्पित कथा। तो देखो, व्यक्तिगत कल्पित कथा तो आप सब जानते ही हैं, डेविड एल्काइंड ने किशोरावस्था के बारे में बोला है, पर्सनल फेबल्स, ये अलग चीज हो गई। अब ये जो सवाल पूछा गया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, पलटावी चिंतन की अयोग्यता कौन सी, पलटावी चिंतन की अयोग्यता कौन सी अवस्था से संबंधित है? जवाब है प्री ऑपरेशनल से। ये प्री ऑपरेशनल में बच्चे व्युत्क्रमणशील चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए उनको चीजें याद नहीं रहती। मैं इसके बहुत से एग्जाम्पल आपको दे चुका हूं, बता चुका हूं, है ना। स्कूल में बच्चों को आप काउंटिंग सिखाते हो विपरीत क्रम में, ठीक है, तो पलटावी चिंतन। नेक्स्ट, हमारे मस्तिष्क का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? ऑथेंटिक डेटा है ये, परीक्षा में पूछा गया है। मस्तिष्क का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? 1%, 2.5%, 2.35% या फिर 2%? जिस भी बच्चे ने सही किया वो निश्चित रूप से हमारा बच्चा था। सही जवाब है 2.35। यहां 2-3 चीजों का ध्यान रखना। एक तो ये ध्यान रखना कि 2.35% एक वयस्क में मस्तिष्क का भार है। ओके, अगर इसको ऐसा पूछ ले कि मस्तिष्क का भार कितना होता है एक वयस्क में, तो ध्यान रखना, एक फिगर याद रखना, 1.36 केजी। 1.36 केजी यानी 1360 ग्राम होता है। तो दूसरा फैक्ट आप ध्यान रखेंगे कि हमारे मस्तिष्क का भार होगा 1360 ग्राम। कभी कभी परीक्षा में ऐसा भी आया है कि वयस्क के मस्तिष्क का भार होता है 1200 से 1400 ग्राम के बीच में, तो ये वाली बात भी सही है। 1360 ग्राम भी सही है, 1.36 केजी भी सही है। आप इसको इससे जोड़ के याद रख सकते हैं, 2.35 और 1.36, इधर 35 के बाद एक 36 आ गया, और इधर 2 है तो एक कम हो गया, 1.36 हो गया। ये फिगर याद रह सकती है, ठीक है ना। तो 2.35 और 1.36 हमेशा याद रखना। जब नवजात शिशु होता है तो उसके मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। कितना? 350 ग्राम। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि मस्तिष्क का भार जितना ज्यादा होता है उतना ही प्राणी बुद्धिमान होता है। अनुपात की बात करें तो मनुष्य में मस्तिष्क का अनुपात जितनी भी स्पीसीज पाई जाती हैं बाकी बॉडी के वेट की तुलना में सबसे अधिक होता है। उसके बाद 2 नंबर पे चिंपैंजी में होता है, और मस्तिष्क का भार कुल बॉडी वेट के प्रोपोर्शन में सबसे कम होता है हाथी का। इसलिए कहते हैं ना कि हाथी सबसे भोला जानवर है। अगली बात समझ में आ गई? तो 2.35 याद रखेंगे, 1.36 याद रखेंगे, 350 ग्राम याद रखेंगे, 1360 ग्राम याद रखेंगे, और 1200 से 1400 ग्राम भी याद रखेंगे, और हाथी चिंपैंजी वाली बात भी याद रखेंगे, क्योंकि ये हमारी बोली गई बातें अक्सर परीक्षाओं में पेपर में हूबहू दिखती हैं। नेक्स्ट, हार्लो एवं हार्लो का बंदर, हार्लो एवं हार्लो का बंदर के नवजात बच्चों बेबी मंकीज पर किया गया प्रसिद्ध प्रयोग किससे संबंधित है? हम आपको बता चुके हैं पूरा कोर्सेज में। आक्रामकता, अग्रेशन, अध्ययन, वो शानदार चीज है, इम्प्रिंटिंग, आसक्ति, अटैचमेंट या प्रत्यक्षीकरण। इसका सही जवाब है आसक्ति, अटैचमेंट।
याद है ना आपको, तार वाली मदर, यानी हार्लो ने प्रयोग किया था बेबी मंकीज पे, छोटे बंदर के बच्चों पे। उनको जन्म लेते ही अलग ले गए, उनकी बायोलॉजिकल मदर से अलग कर दिया, और एक प्रयोग किया उन्होंने, एक कक्ष में दो प्रकार की बच्चों की मदर बना दी। एक तो मदर बनाई तार वाली, जिसमें केवल तार थे, वायर थे। एक में वायर था और उसके ऊपर वेलवेट से कवर कर दिया, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो देखो महत्वपूर्ण बात, आसक्ति, अध्ययन करना अलग चीज है। आसक्ति में क्या है, अटैचमेंट किसके साथ ज्यादा होता है। अब वो दोनों जो मदर थी, ध्यान देना, उन मदर में जो तार वाली मदर थी, वो कई प्रयोग किए उन्होंने। एक में तो दोनों मदर उनको फीडिंग करती थी, एक में केवल तार वाली मदर। तो आप यूं समझ लें, जो जो वायर की और तार की मदर थी, वो दूध की बोतल रख दी उसमें, ऐसा सिस्टम लगा दिया, बच्चों को भूख लगती तो वो दूध की बोतल आगे आ जाती उसमें तार वाली मदर से, और बच्चे दूध पी लेते। तो वास्तव में उनको फीडिंग करवा रही थी, तो माँ तो वही थी, लेकिन वेलवेट वाली कुछ नहीं करवा रही थी दूसरे प्रयोग में, तो वो तो माँ नहीं थी। लेकिन जब भी वो क्या करते, केवल दूध पीने के पास तार वाली के पास जाते, बाकी समय सोना, आराम करना, और उस मम्मी से लिपट के रहते वेलवेट वाली, क्योंकि वो लिपटना अच्छा लगता था उनको। तो इसको उन्होंने बोला कि साहब, कभी कोई ऐसी आवाज हुई, कोई संकट आया, कोई इनको डर लगा, तो भी वो उससे जाके लिपट गए। तो एक बहुत से प्रयोग किए। एक एक जब वो तार वाली मदर को हटा, उसको वेलवेट वाली मदर को हटा लिया, तो बच्चे डरे आशंकित से रहते, और जैसे ही वेलवेट वाली मदर आ जाती कक्ष में, उसको रख देते, तो फिर वो बड़े बिंदास हो जाते, मतलब सिक्योर फील करते। इसका मतलब बहुत सी फीलिंग्स जुड़ गई थी तार वाली उसके साथ, वो सॉरी वेलवेट वाली मदर के साथ। इसके पीछे उन्होंने बताया कि एक ही कारण है, और वो कारण है संपर्क सुख। तो छोटे बच्चे जब माँ की गोद में जाते हैं, तो ध्यान रखना, कोई ऐसी तार वाली चीजों के साथ, मतलब हार्ड, उनको संपर्क नहीं देना, उनको सॉफ्ट टच देना है, सॉफ्ट टच। संपर्क सुख बोलते हैं इसको, और संपर्क सुख से ही अटैचमेंट बढ़ता है। कंफर्ट कॉन्टेक्ट, कंफर्टेबल कॉन्टेक्ट होना चाहिए, कंफर्ट कॉन्टेक्ट। तो याद रखना, ऐसा भी परीक्षा में आया है, ठीक है ना। इस प्रयोग का सार क्या था, तो कंफर्ट कॉन्टेक्ट से अटैचमेंट बढ़ता है, संपर्क सुख से आसक्ति बढ़ती है। ये मशहूर प्रयोग किया था हार्लो ने, और किस पे किया था, बेबी मंकीज पे किया था। नेक्स्ट, किसने सेमोआ आइलैंड पे किशोरावस्था पर प्रयोग किए, हिलिंगवर्थ, मार्गेट मीड, फ्राइड, प्रायर। तो मेरे ख्याल से ये तो आप बहुत आराम से बता चुके हैं, कर चुके हैं। ये प्रयोग किए थे मार्गेट मीड नामक महिला एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, जो कि सेमोआ आइलैंड पे गई थी। और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध बुक, बहुत सी किताबें हैं, जिसमें एक कमिंग ऑफ एज इन सेमोआ, कमिंग ऑफ एज इन सेमोआ आइलैंड, हम आपको बता भी चुके। एक प्रिमिटिव से थ्री थ्री प्रिमिटिव सोसाइटी, एडोलसेंट में सेक्सुअल टेम्परामेंट, यस, उनकी बुक का नाम है सेक्सुअल टेम्परामेंट इन प्रिमिटिव सोसाइटी, एक कमिंग ऑफ एज इन सेमोआ आइलैंड, सेमोआ आइलैंड, या फिर कमिंग ऑफ एज इन सेमोआ के नाम से भी इनकी दो वॉल्यूम है। तो आइलैंड भी है और केवल सेमोआ के नाम से भी प्रसिद्ध है। क्या बोला इन्होंने मार्गेट मीड ने, इन्होंने बोला कि साहब, वहां की जो जनजातीय कल्चर है, संस्कृति है, इन्होंने बोला कि किशोरावस्था पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है उस संस्कृति का और उस समाज का, जिसके जिसमें किशोरियां बड़े होते हैं, पलते बढ़ते हैं। हालांकि इनकी जो बुक है, इस पे काफी कॉन्ट्राडिक्शन भी है कि साहब, इन्होंने तो फोकस किया कि सेक्सुअल फीलिंग्स कैसी होती हैं वहां की, उस पे। लेकिन वास्तव में इनकी जो बुक है, उसका साइकोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है, एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में क्या महत्व है, वो ये है कि वो जो सेमोआ में जो लड़कियां थी, इन्होंने गर्ल्स पे किया, एडोलसेंट गर्ल्स की स्टडी करी, ठीक है। तो जो लड़कियां थी सेमोआ में, वो बड़ी बिंदास रहती थी, उनको कोई टेंशन वेंशन नहीं होती थी, क्योंकि उनकी कल्चर अलग थी। अब यूएसए की जो लड़कियां हैं गर्ल्स एडोलसेंट में, उनको कितना स्ट्रेस, तनाव झेलना पड़ता है। तो उसके पीछे उन्होंने बताया कि वो कल्चर, वो सोसाइटी जिम्मेदार है, जिसमें बच्चे बड़े होते हैं। और ये एडोलसेंट की महत्वपूर्ण बात थी, मार्गेट मीड ने ये प्रयोग किया था। हिलिंगवर्थ किशोरावस्था के बारे में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। सब किशोरावस्था में, स्टेनली हॉल ने बोला था त्वरित और आकस्मिक विकास होता है, लेकिन हिलिंगवर्थ ने बोला था किशोरावस्था में भी क्रमिक विकास ही होता है, धीरे धीरे होता है। हठी व कंजूस व्यक्तित्व वाला तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। ये सिगमंड फ्राइड ने किसके साथ जोड़ा है, एनल स्टेज के बारे साथ जोड़ा है, गुदावस्था के साथ जोड़ा है। अगला सवाल है, नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था कई बार पूछा गया है। तो ठेका निर्धारण, चूंकि इंग्लिश टर्म्स थे, इसलिए कोई चिंता आएगी नहीं।
एक का इंग्लिश में उन्होंने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात पांचवी जो अवस्था थी सामाजिक समझौते की अवस्था, उससे संबंधित है, और ये दिया है कोहलबर्ग ने। किसने दिया है? कोहलबर्ग ने। तो 10 में सी या 3 सही आंसर है। 11th, एकांकी जुड़वा या आइडेंटिकल ट्विंस बच्चों की आनुवंशिकता में कितनी समानता होती है? 50% या 100% या 80-20 या फिर 60-40? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा चुका है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे इसका सही जवाब है 100%। क्या जवाब है? 100%। यहां एक बात ध्यान रखना, कि जो ट्विंस है, जुड़वा है, जुड़वा बच्चे हैं, इनके मेनली दो प्रकार बताए हैं, और भी टिपिकल टाइप्स हैं, पर दो प्रकार मेनली हम पढ़ते हैं और उन्हीं पे प्रश्न आए हैं। एक तो क्या होता है, जुड़वा कब होते हैं? जब स्पर्म, स्पर्म मतलब शुक्राणु, और इधर क्या था, एग, मदर वाला एग, अंडाणु। जब अंडाणु में शुक्राणु प्रवेश कर लेता है, एग में स्पर्म इंजेक्ट होता है, तो फिर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फर्टाइल एग। क्या बोलते हैं? फर्टाइल एग, या फिर इसको हम बोलते हैं निषेचित अंडा। निषेचित अंडा, निषेचित अंडा क्या है दरअसल बच्चों? निषेचित अंडा हमारे जीवन की शुरुआत है। एक कोशिकी, पता है ना, उधर से आधे उधर से आधे, तो एक कोशिकी, एक कोशिका से हमारा जीवन स्टार्ट हुआ है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, एक कोशिका से। तो याद क्या क्या रखना है, ध्यान क्या क्या रखना है, कि एग और स्पर्म मिले तो फिर फर्टाइल हो गया कौन? एग, और यहां से जीवन की शुरुआत है। ये जो होता है, ये एक कोशिका बन जाती है, क्योंकि आधे पिता से आधे माता से हमको शुक्राणु मिलते हैं, तो क्रोमोसोम्स मिलते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स बन गए 46, और 46 से क्या बन गई? एक कोशिका बन गई। यहां तक तो हम सब जानते ही। अब ये जो एक कोशिका से हमारा जीवन शुरू हुआ, इसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट, या फिर इसको हिंदी में युग्मक बोल सकते हैं, है ना, और कोई नाम हो सकता है, पर जाइगोट याद रखना, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार हिंदी में भी जाइगोट शब्द आता है। ये जाइगोट हमारे जीवन की शुरुआत है। जाइगोट में कितनी कोशिकाएं होती हैं? एक कोशिका होती है। ये एक कोशिका आधे आधे करके मिलके बनी है ईच पेरेंट से। अब कई बार क्या होता है, ये जो जाइगोट होता है, ये दो भागों में टूट जाता है, स्प्लिट इनटू टू जाइगोट्स। इस जाइगोट के दो भाग बनते हैं। अब जाइगोट मुझे बताएंगे कि निषेचित अंडा है या फिर निषेचन से पहले का अंडा है? जवाब है निषेचित अंडा है। अब जब ये दो भागों में टूटता है, तो फिर दो अलग अलग भ्रूण बन जाते हैं। दो अलग अलग भ्रूण भ्रूण बने, और फिर दो अलग अलग बच्चे पैदा होते हैं। ये होते हैं ट्विंस। और ये वाले ट्विंस चूंकि एक ही जाइगोट से बने हैं, इसलिए इन ट्विंस को ही हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। इन्हीं को क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस। इन्हीं को बोलते हैं समरूप जुड़वा, और इन्हीं को बोलते हैं मैटरनल ट्विंस। मैटरनल, मैटरनल ट्विंस इनका एक नाम है। हिंदी में एक नाम है मातृ जुड़वा। ध्यान रखना, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, मातृ जुड़वा पालक। अब कितने नाम मैंने आपको बता दिए? मैटरनल ट्विंस, मातृ जुड़वा बालक 2, इनका एक नाम है आइडेंटिकल ट्विंस 3, एक नाम हो गया हिंदी में समरूप जुड़वा 4, एक नाम हो गया एकांकी जुड़वा 5, और चूंकि जाइगोट कितने थे इसमें? एक ही था, उससे दो भ्रूण बने, इसलिए इन बच्चों को मोनोजाइगोटिक भी कहते हैं। मोनो का मतलब एक, मोनोजाइगोटिक। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, मोनोजाइगोटिक जो होते हैं, एक जाइगोट से दो भ्रूण बने, आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं। एकांकी जुड़वा जो होते हैं, समरूप जुड़वा जो होते हैं, मैटरनल ट्विंस जो होते हैं, मातृ जुड़वा बालक जो होते हैं, उनका डीएनए 100% मैच होता है। इवन सारी चीजें उनमें एक जैसी होती हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं उनका लेफ्ट वाला हिस्सा राइट वाला, उधर उसका राइट वाला इसका लेफ्ट वाला, दोनों सेम होते हैं। तो पर ध्यान रखना आपको कि 100% चीजें मैच करती हैं। इवन दोनों सेम सेक्स के होते हैं, ये बच्चों को याद रखना। यानी दोनों या तो फीमेल या फिर मेल, ये कहलाते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। क्लियर हुआ? कई बार दूसरी स्थिति होती है, उसमें क्या होता है, उसमें अलग स्पर्म और अलग एग, इन दोनों का जब मिलन होता है, माफ करें,
बहुत से एग, बहुत से स्पर्म्स होते हैं। कई बार क्या होता है, एक एग में एक स्पर्म प्रवेश करता है, ठीक है, एक एग में एक स्पर्म प्रवेश करता है और दूसरे एग में दूसरा स्पर्म प्रवेश करता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहां एक जाइगोट नहीं बना बल्कि दो जाइगोट बने। कितने बने? दो जाइगोट। इसलिए इनको बोलते हैं डाई जाइगोटिक। दो को बोलते हैं डाई, तो ये डाई जाइगोटिक हो गए। तो डाई जाइगोटिक कौन से हो गए? जिनमें शुरू में ही दो बन गए। और इनको मात्र जुड़वा नहीं बोलते बल्कि इनको भ्रातृ जुड़वा बोलते हैं। भ्रातृ जुड़वा। इनको हिंदी में भ्रातृ जुड़वा बोलते हैं, उनको हिंदी में मातृ जुड़वा बोलते हैं, उनको हिंदी में मैटरनल ट्विंस बोलते हैं, तो इनको हिंदी में फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्रेटर्नल फ्रेटर्नल ट्विंस। और इनकी खास बात होती है, इनमें 50% डीएनए मैच होता है। 50-50 जेनेटिक मटेरियल इनमें मैच होता है। तो ये सेम सेक्स के भी, दोनों लड़के हैं दोनों लड़के भी हो सकते हैं, और डिफरेंट सेक्स के भी, एक लड़की और एक लड़का हो सकते हैं। इतनी बात याद रखनी है। मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक, फ्रेटर्नल ट्विंस, मैटरनल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, इस